नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा ये 13वां वीडियो है, 13th वीडियो लर्न एस्ट्रोलॉजी विद विवेक पाठक एस्ट्रो का। कुंडली में जो योग बनते हैं उस पे हम बात कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आज हम बताएंगे विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग कई तरह के होते हैं, तो विपरीत राजयोग उन्हें क्यों कहा जाता है? उसकी साधारण परिभाषा ये है कि जब हम किसी कुंडली को देखते हैं तो उस कुंडली में गलत ग्रह में गलत प्लेनेट बैठे हो, वो अच्छी सिचुएशन में ना बैठे हो, फिर भी वो बहुत अच्छा परिणाम दे दे, तो ऐसी स्थिति को विपरीत राजयोग कहा जाता है। उसके कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे आज। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि ये घर, ये घर, ये घर और ये घर अच्छे नहीं माने जाएंगे। ये फिर भी किसी स्थिति में ओके मान लिया जाएगा। ये स्ट्रगल का घर है, स्ट्रगल और मेहनत का घर है, तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। बट ये रोग शत्रु के हैं, ये एज का है, ये व्यय का है, जेल के कारक का है, बेसिकली व्यय का है, तो इन तीन ग्रहों को नहीं माना जाता। तो आज जब हम विपरीत राजयोग की गणना करेंगे, कई तरह के विपरीत राजयोग की, तो उसमें हम इन हाउसेस की विशेष रूप से बात करेंगे। तो विपरीत भाव कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 8 और 12, इसे हम विपरीत भाव भी कह सकते हैं। तो विपरीत भाव होना मतलब जीवन पे जिसका विपरीत प्रभाव पड़े। साधारण प्रभाव होगा पॉजिटिव प्रभाव, किसी भी उसका विपरीत मतलब नेगेटिव प्रभाव। तो इन्हीं विपरीत भावों में ऐसी क्या स्थिति बने, ऐसा कौन सा ग्रह आ जाए, किस राशि में आ जाए। नॉर्मली नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं यहां से, लेकिन विपरीत में जब विपरीत स्थिति के प्लेनेट बैठ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपल समझने के लिए तो आज हम उन परिस्थितियों का आकलन करेंगे और उसे सीखेंगे। तो जो सबसे पहला योग होता है, जो विपरीत राजयोग होगा, वो जब छठवें घर का स्वामी, ध्यान से सुनिएगा, छठवें घर का स्वामी 8वें घर में या 12वें घर में बैठे, स्थित हो, विराजे, तो उसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। और ऐसे विपरीत राजयोग का नाम है हर्ष राजयोग कहा जाता है, हर्ष विपरीत राजयोग। अब हर्ष राजयोग जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मन में शांति, खुशी, प्रसन्नता मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो छठवें घर का स्वामी है। तो इस योग में छठवें घर का स्वामी, छठवें घर के कारक तो क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन। जब ऐसे घर का स्वामी कोई योग बना रहा हो, वो भी बड़ा राजयोग बना रहा हो, तो उसके जीवन में रोग, ऋण और शत्रु से शांति मिले, उसके मन में हर्ष रहे। हर्ष मतलब खुशी कब रहती है? जब कोई रोग नहीं है, शरीर ठीक है, किसी तरह का ऋण नहीं है, या ऋण है भी तो वो परेशान करने वाला ऋण, कोई शत्रु नहीं है, मित्र ना भी हो, कोई शत्रु नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जब आप इमेजिन करोगे तो उसके जीवन में शांति होगी, हर्ष होगा। हाँ यार, सब बढ़िया चल रहा है, there are challenges but everything is going fine by the grace of God। तो वो हर्ष विपरीत राजयोग कहा जाए। अब दूसरी कंडीशन है 8वें का स्वामी, 8वें हाउस का स्वामी 6वें में या 12वें में विराजे, तो उसे सरल राजयोग कहा जाएगा। सरल राजयोग। अब सरल क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये घर किसका है? परिवर्तन का, आयु का, डीप नॉलेज का, कुंडलिनी जागरण का, बड़ी बड़ी पराविद्याओं का। तो ये वो घर है जो जीवन में ज्ञान कह सकते हैं एक तरह से उसे, कि डीप नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट जब किसी के पास होगी तो क्या होगा? व्यक्ति सरल होगा। जब वो परिवर्तन को समझ जाएगा कि यार कुछ भी कर लो, जीवन में परिवर्तन तो होता ही है, तो वो सरल हो जाएगा, परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा। नहीं, जब उसके पास डीप नॉलेज किसी सब्जेक्ट की आ जाएगी तो उसके ज्ञान, तो उसके मन में शांति लाएगी, उलझने खत्म करेगी। जब वो आयु, इंसान की एज को, मृत्यु को समझने लगेगा तो सरल हो जाएगा। तो जब 8वें घर का स्वामी 6वें और 12वें में विराजे तो उसे सरल राजयोग कहा जाता है। ये विपरीत राजयोग का दूसरा है। अब तीसरा, जब 12वें का स्वामी 6वें और 8वें में विराजे तो उसे विमल राजयोग कहते हैं। विमल राजयोग क्यों कहते हैं विमल राजयोग? इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 12वें घर की, व्यय की, मोक्ष की, आश्रम की, जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है मतलब स्वास्थ्य का व्यय, धन का व्यय, कमाई का व्यय,
एक्सपीरियंसेस गेन जो किए लाइफ में, जो मैंने आपको समझाया था, यहां तक पहुंच के उस सब का व्यय, तो या तो उसे व्यय मान लो, या उसे मोक्ष मान लो, या तो उसे हॉस्पिटल मान लो, या तो उसे आश्रम मान लो। डिपेंड करता है आप उसे क्या मान रहे हैं, आपका जीवन कैसा रहा और आप उसका परिणति, उसका एंड कैसा चाहते हो, उस हिसाब से यहाँ पे परिणाम मिलते हैं। ये 12वां भाव। अब जब 12वें भाव का स्वामी 6वें और 8वें में बैठे, और उसे विमल राजयोग क्यों कहते हैं? देखिए, यहां से खुशी मिल गई, यहां से सरलता। विमल का शाब्दिक अर्थ, वर्ड मीनिंग है जो मन से और कर्मों से निर्मल हो चुका हो। निर्मल मतलब क्लींस। जब आप कुछ करते हो तो आपके ऊपर कुछ इंप्रेशंस आते हैं, जो भी कर्म करते, फिर वो इंप्रेशन अच्छे या बुरे हो सकते। तो यहाँ हर्ष मिला, यहाँ सरलता मिली, अच्छे ही। उसके बाद विमलता नेक्स्ट स्टेप है। तो इन 3 में मैं सबसे ज्यादा अच्छा इसको मानता हूं। दोनों का न्यूट्रल कॉम्बिनेशन, ये इसका अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हो। जीवन में शांति मिल गई, सुख शांति मिल गई, यहां से सरलता मिल गई। आप कॉम्प्लेक्स इंसान नहीं हो, आप बहुत इजी गोइंग हो, सहज हो, सरल हो। लेकिन जब जीवन से खुशी, शांति और सहजता मिल जाती है, तब आपका आगे बढ़ना होता है। इसीलिए ये मोक्ष स्थान का स्वामी है। तो विमलता को आप मोक्ष की तरफ एक अगला कदम बोल सकते, तो विमल राजयोग कहा जाता है। तो इन 3 में जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, और उसका एक और प्रभाव पड़ता है कि मान लो 6वें का स्वामी 12वें में बैठा है, तो जो मैंने बताया था कि हर्ष आएगा, खुशी आएगी, और वो खुशी आएगी कहां से? वो खुशी आएगी व्यय से, आध्यात्मिकता से, अपना कमाया बांटने से। लेकिन अगर इसका स्वामी यहां बैठा हो तो ज्ञान से, डीप नॉलेज से, परिवर्तन को एक्सेप्ट करने से, लाइफ के चेंजिंग एटीट्यूड को समझ के उससे ना परेशान होते हुए उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने से, ज्ञान से, इससे मिलेगी। जब इसका स्वामी यहां बैठा हो तो रोग, ऋण और शत्रु, जो दुनियादारी की, जब आप कोई कर्जा चुका लोगे, जब आपको स्वास्थ्य मिल जाएगा, जब आप किसी से कोई शत्रुता नहीं रखोगे, तब जाके आपके मन में आध्यात्मिकता का भाव उठेगा। ठीक है, समझे? यहाँ का स्वामी है तो आध्यात्मिकता तो उसे चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगी? जब वो यहाँ बैठा है तो रोग, ऋण, शत्रु पे विजय प्राप्त, या उनसे ऊपर उठ के। इसका स्वामी यहाँ बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञान से आध्यात्म को, वो ज्ञान मार्गी होगा। जैसे ईश्वर को प्राप्त करने के जो 112 तरीके कहे जाते हैं, उनमें से एक मार्ग ज्ञान है। तो जब इसका स्वामी इधर बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा, ज्ञान से करेगा। और दूसरा मार्ग है भक्ति, जो सरल होते हैं, अक्सर देखा जाता है। मतलब इसके अलावा भी मैं समझाता हूं, जब कोई इस ग्रह का स्वामी यहां बैठा हो तो ये मन का स्थान है, मदर का स्थान है ना, सुख का स्थान है। तो अगर यहाँ पे चंद्रमा भी बैठे, ऐसा योग हो जाए, तो इस स्थान के स्वामी के साथ चंद्रमा भी बैठे तो ऐसा योग भक्त हो जाता है, समर्पण। अगर शनि के साथ चंद्रमा बैठेगा तो वो बेचारा वैरागी हो जाएगा। और पता चला गुरु के साथ चंद्रमा बैठेगा तो क्या होगा? वो व्यक्ति बहुत भक्त हो जाएगा, संसारी रहेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होते हैं, सरल वाले व्यक्ति होते हैं, वैसा हो जाएगा। वो हनुमान चालीसा या किसी वेद को पढ़ के बड़ा आध्यात्म महसूस करेगा। अच्छी बात है वो। तो अलग अलग ग्रहों के कैसे प्रभाव होते हैं तो वो समझाया मैंने। तो ये विपरीत राजयोग हो गया, ठीक है। अब विपरीत राजयोग कई तरह के होते हैं, अभी और मैं 2-3 तरह के बताऊंगा। एक ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग स्ट्रॉन्ग कब होगा, ज्यादा अच्छा रिजल्ट कब देगा? जब मान लो ये गुरु है, 12 का स्वामी गुरु है और वो यहां बैठा है। 6 जो है वो कन्या राशि है, जो कि गुरु की मित्र मानी जाती है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है, विमल राजयोग नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये मित्र राशि में बैठा है और हम राजयोग की बात नहीं कर रहे हैं, हम विपरीत राजयोग की बात कर रहे हैं। जितना विपरीत और नेगेटिव सिचुएशन में होगा, मान के चलो ये 6 की जगह ये 11 होता या 10 होता, तो 10 में गुरु नीच का होता है, तो 12 का स्वामी 10 में बैठा है तो नीच का हो गया, तो बहुत बुरा हो गया। तो बहुत अच्छा राजयोग माना जाए। समझ में आई ये बात? अगर वो फेवरेबल कंडीशन में है तो भी पॉजिटिव इंपैक्ट तो मिलेंगे, क्योंकि वो विपरीत राजयोग तो बन रहा है। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ अचीव करने वाला 100% रिजल्ट चाहिए, तो उतना बुरा होना चाहिए उसे। इस बात को समझ में आया? अब फॉर दैट एग्जाम्पल, 8 नंबर का स्वामी मंगल होता है, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 8 का स्वामी मंगल होता है, तो ये अगर मान के चलिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 है,
अगर मंगल यहाँ बैठ गया तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। 8वें का स्वामी बहुत ज्ञानी व्यक्ति होगा, ऐसा वो अपनी मेहनत से एक दिन में 4 किताबें पढ़ लेने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि ज्ञान से संबंधित है। और शत्रु राशि में बैठा, और अगर शत्रु राशि की जगह पता चला वो स्वयं की राशि में बैठा हो तो भी अच्छा होता, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब मान लो ये अच्छी राशि खुद की में बैठा है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन किसी नेगेटिव प्लैनेट की इस पे दृष्टि आ गई। मान लो जैसे नीच का गुरु है यहीं पे बैठा है, तो नीच के गुरु की दृष्टि इस पे आ गई तो इसका परिणाम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। इससे क्या समझे तुम? इससे ये समझे कि विपरीत राजयोग क्या होता है, इसका स्वामी इन दोनों में बैठे, इसका स्वामी इन दोनों में बैठे, या इसका स्वामी इन दोनों में बैठे तो बनता है। अगर वो मित्र राशियों में बैठे हैं तो भी वो 50% तक अच्छा रिजल्ट दे देगा, लेकिन अगर वो शत्रु राशियों में बैठे हैं या नीच की राशियों में बैठे हैं तो वो सबसे अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि ये विपरीत राजयोग उल्टा काम करता है। ये वो वाली बात हो गई कि अगर आपका कर्जा, आपका लोन माइनस में 1 लाख है और प्लस में 1 लाख है, तो कौन सी सिचुएशन ज्यादा अच्छी होगी बताओ? माइनस में 1 लाख लोन है आपके ऊपर और एक तरफ प्लस में 1 लाख लोन है, तो कौन सा लोन ज्यादा अच्छा होगा? माइनस वाला लोन। हाँ, क्योंकि माइनस वाला लोन मतलब लोन है ही नहीं, उल्टा 1 लाख मेरे अकाउंट में है, यही उसका मतलब है। और प्लस का 1 लाख का लोन है, तो ये वही वाली बात हो गई, ये माइनस में लोन है क्योंकि नेगेटिव हो रखा है यहाँ, मतलब समझे? बस शर्त ये होनी चाहिए कि गुरु इन दोनों में से कोई ना कोई राशि गुरु की होनी चाहिए। पता चला गुरु की राशि नहीं है यहाँ पे, इस केस में 8, 1 और 10, तो फिर ये गुरु बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि विपरीत राजयोग नहीं बन रहा ना। इस पे भी डिग्री और उसका प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। वो तो सब कॉम्बिनेशन, देखो डिग्री का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये विपरीत राजयोग है तो इसमें अगर डिग्री कम है तो अच्छा होगा, अगर नीच का है तो अच्छा होगा, अगर शत्रु राशि में बैठा है तो अच्छा होगा, अगर शत्रु के साथ मान लो ये शनि के साथ बैठ जाए यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मेरे को बहुत क्लियरली समझ में आया कि हमने नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि पूरा कॉम्बिनेशन इसमें नेगेटिव के थ्रू ही, उसका नाम ही है विपरीत राजयोग। अभी मैं आगे चल के आपको राजयोग भी समझाऊं, लेकिन विपरीत राजयोग का मतलब क्या है? नेगेटिव प्लेस पे, नेगेटिव दृष्टि में, नेगेटिव राशि में अगर कोई प्लैनेट है तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आप उसको ऐसे समझो, मैथमेटिक्स की तरह से समझो। एक और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, अगर 6, 8, 12 के स्वामी आपस में संबंधित हो, चाहे एक दूसरे की राशि में बैठे हो, चाहे एक दूसरे पे दृष्टि हो, चाहे एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हो, किसी भी कोई भी संबंध, दृष्टि संबंध, युति संबंध, है ना, राशि परिवर्तन संबंध या राशि संबंध, कोई भी संबंध अगर स्थापित हो रहा है तो वो एक विपरीत राजयोग की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी इंटेंसिटी हायर किसकी होगी, जितना ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन में होगा। ये रूल फॉलो करते हुए कि इनका स्वामी एक दूसरे के किसी घर में बैठा हो, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं पे भी बैठा हो। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगले विपरीत राजयोग पे। अगला विपरीत राजयोग ऐसा है जिसमें 12 को काउंट नहीं कर रहे हैं, 3, 6 और 8 केस, इन घरों में 3, 6 और 8 घर में कोई नीच का प्लैनेट हो, समझे? 3 घर में, 6वें घर में या 8वें घर में कोई भी नीच का प्लैनेट हो, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो गुरु नीच का यहाँ पे है, तो ये एक विपरीत राजयोग हो जाएगा। ठीक है, चाहे गुरु इन 2 राशियों में से किसी का स्वामी ना हो, इसे भी एक विपरीत राजयोग कहते हैं। ये भी वो लेवल वाइज की बात, उस लेवल की बात। परिणाम तो शुभ मिलेंगे, तो ऐसा व्यक्ति लोन बहुत लेने वाला होगा लेकिन लोन चुका भी देगा, तो इस ऐसे व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसकी दृष्टि कहां पड़ रही है? 1, 2, 3, 4, 5 कर्म स्थान पे, तो हो सकता है ये अपना बिजनेस लोन लेके करे, एजुकेशन का बिजनेस करे, फाइनेंस का बिजनेस करे, 5, 6, 7, तो फ्यूचर में आगे जाके ज्ञान को भी प्राप्त होगा, क्योंकि मोक्ष पे भी उसकी दृष्टि पड़ रही है। 9 और ये धन का स्थान, तो कर्जा लेके वो जीवन की शुरुआत करेगा, चुकाते जाएगा, लेकिन फाइनली धन तक पहुंच जाएगा, धनी बनेगा। तो ये विपरीत राजयोग के कारण ही होगा। अगर मंगल की राशि में कौन नीच का होता है? चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। मान लो चंद्रमा यहाँ है, नीच का है, और विपरीत, ये नॉर्मल विपरीत राजयोग भी नहीं बन रहा है कि चंद्रमा की राशि ना यहाँ है ना यहाँ है, तो भी इसे विपरीत राजयोग की कैटेगरी में माना जाएगा। 2nd नंबर की विपरीत राजयोग तो भी माना जाएगा, क्योंकि वैसे भी चंद्रमा को अष्टम स्थान का दोष नहीं लगता,
ऐसा कहा जाता है, ये एक रूल है। चंद्रमा अगर अष्टम में हो तो उतना बुरा परिणाम नहीं देता जितना कहीं और दे सकता है, छठे में या इधर दे सकता है। बस इसको एक इंफॉर्मेशन की तरह रखिए। तो चंद्रमा यहाँ नीच का है, इसकी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है आपका मतलब। हाँ, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कुछ समस्याएं तो रहेंगी वो इस जगह पे रहेगा, तो फिर भी चंद्रमा अगर ये 8 है तो ये 7 हुआ, ये 6 हुआ, ये 5 हुआ और ये 4 हुआ। तो चंद्रमा एक तो चौथे स्थान का स्वामी है। तो ऐसा व्यक्ति पीएचडी वीएचडी करके ज्ञानी व्यक्ति होगा और पैसा कमाएगा। ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है ना, पॉसिबल जब उसकी कुछ प्लेनेट लग्न स्वामी वगैरह सही हो, बुध अच्छा हो। तो मैं ये बोला चंद्रमा की दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ रही है, विपरीत राजयोग बनाते हुए, सेकंड नंबर का विपरीत राजयोग बनाते हुए। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से, डीप नॉलेज के माध्यम से पैसे कमाएगा, जोड़ेगा। तो अगर मान लो इसका बुध अच्छी स्थिति में यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 1 है ना, तो 12, 10, 9 मान लो बुध यहाँ है, तो बुध अच्छी स्थिति में, अच्छी डिग्री पे है, तो कम्युनिकेशन इसका अच्छा होगा। तो एक अच्छा ज्ञानी पुरुष बन सकता है, किसी भी तरीके की पीएचडी, प्रोफेसर, एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर, इस तरह से वो बन सकता है ना, ऐसी कोई मेडिसिन बना सकते हैं। तो ये दूसरे नंबर का हो गया। अब तीसरे नंबर का राजयोग क्या होता है, विपरीत राजयोग? वो ये होता है, अब वापस से हम 6, 8, 12 पे आ जाएं, तो 6, 8, 12 का स्वामी नीच हो। अब मान लो तीनों में से किसी कोई भी नीच हो, 6, 8, 12 का स्वामी, मान लो ये 6 है, ये 8 है और ये 12 ही है, ये आ गया बुध। बुध नीच का हो गया, 6 का स्वामी नीच का हो गया। या तो डबल राजयोग बन गया, क्योंकि ये 6 का स्वामी भी है तो विमल राजयोग भी बन रहा है। तो अपन वो कंडीशन नहीं मानते, अपन ऐसा मानते हैं, मान लो ये 5 है, ऐसे कर समझने के लिए, ठीक है। तो वो वाला राजयोग नहीं बन रहा, लेकिन ये बुध नीच का हो गया। तो इस केस में भी विपरीत राजयोग माना जाएगा। और इसमें बस एक कंडीशन है कि जो लग्न का स्वामी है, मान लो ये 12 है तो ये 1 होगा, तो लग्न के स्वामी की लग्न पे दृष्टि हो या वहां पे वो स्थित हो, ठीक है। अब ये नीच का हो, चाहे ये अस्त हो जाए, तो भी यही योग माना जाएगा। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में नीच का हो, अस्त का हो, शत्रु राशि में हो। एक कंडीशन है कि लग्न का स्वामी, मान लो यहाँ मंगल बन रहा है, या तो मंगल यहीं बैठा हो या मंगल की दृष्टि, मंगल यहाँ बैठा हो ताकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ जाए, या मंगल यहाँ बैठा हो तो इसकी 7वीं दृष्टि पड़ जाए, या मंगल यहाँ बैठा हो तो उसकी 8वीं दृष्टि पड़ जाए। लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए या लग्न का स्वामी लग्न में बैठा हो। कंडीशन क्लियर हुई? हाँ सर। नीच का होना चाहिए नहीं सर। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में से कहीं पे भी अस्त हो, नीच का हो या शत्रु राशि का होकर बैठा हो, और लग्न का स्वामी या तो लग्न में बैठा हो या उसकी दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। बस ये 2 कंडीशन बन गई तो वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ जाए। ये धीरे धीरे करके आप जब ये सारे योग आपको याद हो जाएंगे ना, तो आपको कुंडली देखने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 6, 8, 12 का स्वामी नीच का होकर लग्न को देखता है। इसमें क्या था कि ये नीच का हो, अस्त हो, राशि हो, लेकिन लग्न का स्वामी लग्न को देखता हो या लग्न में हो, यहाँ थोड़ा डिफरेंस हो गया। 6, 8, 12 का कोई भी स्वामी, मान लो इस केस में ये सूर्य है ना, यहाँ बैठा है, तो 6 का स्वामी हो गया, 7 में नीच का होता है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो सूर्य नीच का होके लग्न को देख रहा है, तो 6 का स्वामी नीच का होके लग्न को देख रहा है ना। आप अगर इसे दूसरे तरह से देखना चाहें तो ये 6 है, इस केस में मान लो गुरु यहाँ है और 10 नंबर की राशि में नीच का होता है, मकर में नीच का होता है, तो क्या हो गया, और गुरु कौन सा है, 12 का स्वामी भी है। तो 6, 8, 12 का स्वामी में 6, 8, 12 में से 12 का स्वामी गुरु नीच का होके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवी दृष्टि लग्न पे डाल रहा है। तो ये एक राजयोग बन, मतलब विपरीत राजयोग में आपको 6, 8, 12 को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है कि इनके स्वामी की स्थितियां कैसी हैं। अब जो हम एक फाइनल विपरीत राजयोग की बात कर रहे हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोग होता है, जितने भी राजयोग बताए उन सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोग होता है। अगर ये किसी की कुंडली में है और फलित हो रहा है तो वो व्यक्ति बहुत किस्मत वाला होगा, बहुत पैसे वाला होगा, बहुत नॉलेजेबल होगा, बहुत दयालु होगा। इनमें से कोई ना कोई चीज उसके जीवन में जरूर होगी। जीवन की बेसिक चीजों के लिए उसको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, मतलब पैसा,
इंटेलिजेंस, बैलेंस सब उसके पास हो सकता है। वो हम उसको मैंने ही नाम दिया है, उसका कोई नाम नहीं है, वो एक्सपीरियंस से आया है। मैं उसे सुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग बोलता हूँ। ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं है किताबों में, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस की है उससे मैंने जब जब इस तरह का राजयोग, विपरीत राजयोग किसी की कुंडली में देखा, तो वो व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर रहा। मतलब इसे देख के लगता है अरे ये व्यक्ति तो क्या ही कर पाएगा, बट उसने वो अचीव किया जो कोई कर ही नहीं सकता, बहुत रेयरली पॉसिबल है। तो वो क्या होता है, बहुत सिंपल है। तो जो सुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग है उसके बारे में मैं बताता हूं। 3 6 8 6 8 3 6 8 का स्वामी खुद से 3 6 8 बैठा हो। अब यहाँ पे भावत भावम आ गया, ठीक है। 3 का स्वामी कौन है, बुध। अब खुद से 3 6 8 बैठा हो तो 1 2 3। तो अगर बुध यहां बैठा और यहां बैठ के पीड़ित हो, पीड़ित होना मतलब या तो अस्त हो या नेगेटिव उसकी दृष्टि, ठीक है, या नीच हो, या शत्रु राशि में हो, या शत्रु के साथ हो, डिग्री कम, या बहुत कम डिग्री का हो, ठीक है। और एक और चीज है जो आगे चल के पढ़ोगे, शत्रु तत्व में हो, शत्रु तत्व की राशि में हो, ऑब्लिक नक्षत्र में हो, मतलब किसी भी तरह के शत्रु तत्व की राशि में हो, किसी भी शत्रु तत्व के नक्षत्र में हो, किसी भी शत्रु के साथ हो, नीच हो, अस्त हो। ये इसको भी मैं समझाऊंगा, तत्व तुम्हें समझा दिया है, नक्षत्र समझाऊंगा। तो इससे क्या समझ में आया कि पीड़ित हो। डेफिनेशन सुनिए, 3 6 8 का स्वामी खुद से, खुद की राशि से 3 6 8 से 3 6 8 बैठा हो। तो 3 मतलब बुध खुद से 3 बैठा हो, 4 5 6 बैठा हो, 7 8 बैठा। अब जैसे मान लो ये 12वें नंबर की राशि, तो नीच का हो गया, फलित हो जाएगा, ठीक है। बुध शत्रु राशि में बैठा है, 8 नंबर मंगल की होती है, फलित हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 10वीं आ गई तो यहाँ फलित नहीं होगा। 3 6 8 तो बैठा है, लेकिन ये तो मित्र की राशि में बैठ गया ना, तो इसके परिणाम मिलेंगे जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन बना रहा है, लेकिन कम परिणाम मिले। लेकिन मान लो एक कंडीशन बताता हूं, इसमें भी वो वाली कंडीशन जरूर लगेगी जो एक दोष होता है, लग्नाधिपति दोष। वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि कभी भी लग्नाधिपति दोष हो तो कितना ही बड़ा राजयोग कुछ भी बन रहा हो, उसका फल उतना अच्छा नहीं मिलता, चाहे ऐसा ही क्यों ना बन रहा हो, सुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोगी क्यों ना बन रहा हो। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, सुपर विपरीत राजयोग में 3 का स्वामी खुद से 3 नीच का होके बैठा है। तो इस घर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इस इंसान के यहाँ 99% चांस होगा कि पुत्र संतान की प्राप्ति होगी ही। ये कम्युनिकेशन का मास्टर होगा, मल्टीपल लैंग्वेजेस जानता होगा, पितरों का इस पे बड़ा आशीर्वाद होगा, पूर्व जन्म की बहुत सारी पूंजी कमाई अपने साथ लेके आएगा, मतलब इसका भाग्य बहुत उच्च का होगा, क्योंकि ये पूर्व जन्म का भी स्थान है, ये प्रेम का भी स्थान है। लोग इससे बिना मतलब के आकर्षित हो जाएंगे, इससे प्रेम करेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने महेंद्र सिंह धोनी जी की कुंडली नहीं देखी है, लेकिन वो उनकी कुंडली में, जिनकी भी कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि लोग उनसे प्रेम करने लगते हैं जिन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता। आज हम उन्हें क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे कैप्टन है, सेल्फलेस होके काम करते हैं, उनमें वो सारे गुण हैं कि लोग उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो जो बहुत सारे मास जिसको पसंद करता है, उनकी कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं। आजकल विराट कोहली को लोग पसंद कर रहे हैं, तो मंगल के कारण, आई प्रिज्यूम कि मंगल के कारण उनके अंदर जो पराक्रम है, जितना विरोध होता है उनका, वो उतना और अच्छा परफॉर्म करते हैं। चेज मास्टर कहा जाता है उन्हें, टफेस्ट सिचुएशन में सबसे अच्छा परफॉर्म कर। तो ऐसे योग मास जिनके पीछे जाता है, जिनके मास में फॉलोअर्स होते हैं, उनकी कुंडली में ऐसे सुपर स्ट्रॉन्ग राजयोग बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। तो ये हो गया। अब मान लीजिए एक दूसरे तरह का समझे, मंगल 8 का स्वामी मंगल है, तो मंगल खुद से 3 6 8 हो, 1 2 3, मंगल यहाँ हो 6, मंगल यहाँ हो 8, मंगल यहाँ हो। तो ऐसा व्यक्ति
बहुत रिसर्च करेगा और मेडिकल फील्ड में रिसर्च कर सकता है, या आर्म्स एंड एम्यूनिशन की फील्ड में रिसर्च कर सकता है ना। वो डीआरडीओ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े बड़े प्लेन, बड़े बड़े जो हथियार मिसाइल्स बनाता है, ऐसी जगह ऐसा व्यक्ति आपको किसी बड़े मेडिकल रिसर्च सेंटर में मिल सकता है, जो एक अलग लेवल की रिसर्च कर सके, मोस्ट प्रॉब्ली बोन्स पे, बोन मैरो पे, ब्लड पे। बोन मैरो इसके लिए क्योंकि मंगल है, ब्लड इसलिए क्योंकि मंगल है, और रिसर्च के स्थान से है। अब अगर मंगल यहां बैठा है उसका, तो ऐसा व्यक्ति मेडिकल फील्ड में बिजनेसमैन हो सकता है। नॉलेज में भी होगा, लेकिन बिजनेसमैन हो सकता है। गवर्नमेंट में कोई अच्छा पद हो सकता है उसके पास नॉलेज के बेसिस पे। अगर लग्न में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हो सकता है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है। अगर चंद्र का और बुध का सपोर्ट मिल जाए, मान लो अच्छी स्थिति में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। जो वर्तमान में मैं जिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को जानता हूं और पढ़ता हूं, डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन, उनकी कुंडली में ऐसा योग है। चंद्र और बुध का बड़ा महान योग है, तो वो मन और बुद्धि दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं। और ऐसा ही व्यक्ति तो साइकोलॉजिस्ट बन पाएगा, जिसका अपने, जो खुद के मन को भी समझता हो, दूसरे के मन को भी समझता हो, जो बुद्धि को भी बहुत अच्छे से समझता हो, बुद्धि के जाल भी समझता हो, मन के जाल भी समझता हो, बुद्धि की पावर भी समझता हो, मन की पावर भी समझता हो, वही तो साइकोलॉजिस्ट बन पाएगा। तो जो आज क्लास में एंटर करते तुमने क्वेश्चन पूछा था ना ऑफ द रिकॉर्ड, कि सर मेरा एक दोस्त है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो उसमें चंद्र और बुध का बहुत महान योगदान होता है कि उनकी स्थिति कैसी है। हालांकि हम इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल्ड में समझने के लिए, फैक्चुअल बेस पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हो गया हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राज्य। आज हम इसे यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको मेरी बताई गई, शेयर की गई नॉलेज आपके समझ में आ रही है, या अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आंसर देंगे। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम से हम एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो खुद की भी मदद कर पाए और दूसरों की भी मदद कर पाए। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।